चैप्टर नंबर 20 है हमारा आपके कोर्स का। और इसकी एग्ज़ाम के अंदर एक थ्योरेटिकल टॉपिक के हिसाब से हैसियत है। इसका कुछ हिस्सा चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा दिया जाता है, अल्फ़ा बीटा गैमा रेस। चैप्टर नंबर 20 हमारे पास जो मौजूद है यहाँ पर, उसका नाम है चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रेडिएशन। चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन। इसके अंदर हम बच्चों को अमूमन एक टॉपिक पढ़ाई करते थे जो एक साल में इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन इस साल रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से दो टॉपिक हैं, यानी एक टॉपिक पढ़ाते थे तो दूसरा एक टॉपिक और है वो शामिल हो गया है। खैर, हम बच्चों को अक्सर याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब इस तरह करके दो पढ़ाए थे। खैर, ये दो टॉपिक जो थे वो हो जाया करते थे। इनमें से एक टॉपिक का नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर और दूसरे का नाम है हमारे पास गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं और ये दोनों टॉपिक जो हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं। इनमें दो डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स को बस आपने समझना है और उसके बाद मामला एंड हो गया। बहुत आसान सा टॉपिक है। और आइए स्टार्ट करते हैं। दोनों टॉपिक आपने तैयार कर लेने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक उसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक का नाम है हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये अभी इसको फोकस कर लेगा, आपको नज़र आ जाएगा, फिक्र नहीं करें। टॉपिक का नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर 1912 में सीआरटी विल्सन नामी साइंटिस्ट ने बनाया था। और इस ऑपरेटर्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर्स के ज़रिए आप जो अल्फ़ा बीटा गामा रेज़ हैं उनको क्या कहते हैं, आप मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करके, उन आयोनाइज करके उन्हें रोशन कर सकते हैं। और रोशन करके अल्फ़ा बीटा गामा के ट्रैक्स देख सकते हैं। यानी अल्फ़ा बीटा गामा हमें नज़र तो आती नहीं है, लेकिन हम उनके ट्रैक्स निशान देख सकते हैं इस विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर। ये 1912 में डिज़ाइन किया था। ये असल में किस तरीके से बना हुआ है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा। आसान डायग्राम है, आपके कोर्स में भी मौजूद है, बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम। ये डायग्राम कुछ इस तरीके की है बेटा। सबसे पहले ऐसे करके बनाना है इसको, दिस, यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाने में बस ज़रा टाइम लगेगा, ज़रा डायग्राम फिनिश कर लूँ। अभी आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैं ज़रा ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो जैसे मैं डायग्राम कंप्लीट करता हूँ फिर मैं आपको ये डायग्राम बनाना समझाता हूँ। ठीक है,
वो ए मिस हो गया, स्पेलिंग मिस नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा जी। जनाब, ये हमारी जो डायग्राम है ये यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, और देखें बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, कोई इतनी ज़्यादा ऐसी डायग्राम नहीं है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। तो ये सिंपल सी डायग्राम है, ठीक है। अब आइए ज़रा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये असल में एक आपको जो बॉक्स ये नज़र आ रहा है, ये एक छोटा सा कमरा टाइप का है, ठीक है। ये एक छोटा सा कमरा टाइप का है, एक छोटा सा, क्या कहते हैं। अब आवाज़ सही है बेटा, सबको आवाज़ साफ़ आ रही है? आवाज़ कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे माइक लगा के यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आवाज़ कटनी तो नहीं चाहिए। खैर, हाँ भाई, आवाज़ सही आ रही है सब बच्चों? मैं एक मरतबा नेट चेक कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग मुझे आगे भी सेंड करनी है। अच्छा जी, ओके। ये एक छोटा सा चैम्बर, एक छोटा सा क्या कहते हैं, एक छोटा सा डिब्बा टाइप का समझ लें, एक डिब्बा है। और इस डिब्बे की जो दीवारें हैं वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब आप जानते हैं कि कोई हीट ना बाहर जा सकती है, ना ही किस तरह की कोई हीट अंदर आ सकती है, यानी ना एनर्जी बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट लगाई हुई है, शीशे की एक मजबूत टाइप की शीट लगाई हुई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ शफाफ, बिल्कुल क्लियर। और उसके ऊपर हमने एक कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, एक यहाँ लगा हुआ होगा, एक यहाँ, दो कैमरे होंगे तो यहाँ लगे होंगे, एक सिंगल कैमरा है तो बीच में, ठीक है। तो ये एक कैमरा भी दिखा सकते हैं आप, दो कैमरे भी यहाँ पे लगा के दिखा सकते हैं। नीचे की जानिब जो है वो एक पिस्टन लगा हुआ है। अमूमन पिस्टन ऊपर होता है, जो ऊपर से नीचे आता है, लेकिन इस डायग्राम में जो पिस्टन है, ये पिस्टन नीचे लगा हुआ है, और ये पिस्टन नीचे से मूव करके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और साथ ही साथ में हमने इस पिस्टन के ऊपर क्या डाला हुआ है, एक वोलेटाइल लिक्विड डाला हुआ है। वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो बहुत जल्दी एवापोरेट हो सकता है आसानी से, ठीक है। और यहाँ पे हम जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो होता है अल्कोहल, और वो अल्कोहल होता है मीथानोल के नाम से। मीथानोल जो होता है उसकी ख़ास बात ये है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर लिखा हुआ है इल्यूमिनेशन, यहाँ से हम रोशनी दाखिल करते हैं, और ये हिस्सा बंद है अभी, यानी अभी मैंने बज़ाहिर तो ये हिस्सा खुला हुआ दिखाया है, लेकिन ये बंद होता है शुरू में। और ये हिस्सा जो है, यहाँ से हम न्यूक्लियर रेडिएशन दाखिल करते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा गामा रेज यहाँ से इंटर होती है, और ये हिस्सा भी बंद होता है। यानी जब ये हिस्सा खोल कर आप रेडिएशन इंटर करेंगे, तो उसी वक्त आप ये वाला हिस्सा खोल कर यहाँ पे लाइट इंटर कर देंगे। ये डॉट डॉट क्या बने हुए, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ सब कुछ। आइए ज़रा अब इसकी वर्किंग समझते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस कर दें सारे बच्चे जल्दी से, शाबाश। ठीक है भाई। अब इसकी जो वर्किंग है वो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो मूवेबल पिस्टन है इसको मूव करवाना है, और मूव करा के इस लिक्विड को हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, और लिक्विड को कंप्रेस कराना है। याद रखिए, शीट बड़ी मजबूत है, टूटेगी नहीं, तो इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और लिक्विड को कंप्रेस कराते हैं। जब लिक्विड जो होता है, जी बेटा बिल्कुल, जब ये हम रेडिएशन डालेंगे तभी हम इन विंडोज़ को ओपन करेंगे, इसको भी शुरू में नहीं ओपन होगा, शुरू के अंदर अभी ये बंद है।
ठीक है बेटा। अच्छा, हम ये पिस्टन को लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ, स्लोली स्लोली मूव करके आके, और जैसे ही ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये लिक्विड जो होगा ये कॉम्प्रेस होने लगेगा। जब लिक्विड कॉम्प्रेस होता है, उसके ऊपर प्रेशर आप डाल रहे होते हैं, तो उसका टेम्परेचर रेज होने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो अल्कोहल जो होता है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नियर आ जाता है। आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि अब वो लिक्विड नहीं बल्कि वेपर फेस में आ जाएगा और वेपर्स में जाने लगेगा। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने वहाँ इसका जवाब अभी दे दिया था। इसमें हमने अल्कोहल बेटा इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ पे अल्कोहल शर्त नहीं है, कोई भी ऐसा लिक्विड यूज़ कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए हम अल्कोहल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। और अल्कोहल के अंदर आयोनाइजेशन भी अच्छी हो जाती है, इसी वजह से हमने अल्कोहल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटा। अच्छा, हम यहाँ पर अब उसे लेकर गए और यहाँ तक कि इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता गया और अपने बॉइलिंग पॉइंट के क्लोजेस्ट पहुँच गया, और वो अब वेपर फेस में आ चुका है। तो जैसे ही ये अपने वेपर फेस में आएगा, हम इस पिस्टन को तेज़ी के साथ नीचे लेकर आएंगे। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये बहुत सारे सवालात हमारे दरमियान में किए जा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि देखिए, मैं लेक्चर जब डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे लेक्चर के दरमियान में अगर आप क्वेश्चंस के ज़रिए थोड़ा इंटरप्ट करेंगे तो मेरा लेक्चर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मेरी नज़र आपके क्वेश्चन पे पड़ती है, मैं भी उसका जवाब देने लग जाता हूँ, तो मेरे जो बाद में दरमियान में बात बता रहा होता हूँ उसका सीक्वेंस टूट जाता है। तो पहले मुझे जो है ना, एक जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, अभी मैंने कंस्ट्रक्शन बताई, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था ना वो पहले रेस करें। अब जब मैं वर्किंग बता दूँ तो अब दरमियान में आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो मैं एक आध दफ़ा तो जवाब दे दूंगा, लेकिन वरना फिर मैं समझाने की जो मेरी बात है ना वो उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्लीज़ जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पहले ज़रा मुझे यहाँ वर्किंग को डिस्कस करने दें। मैं 2 दफ़ा दरमियान में इंटरप्ट हुआ हूँ, तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है ज़रा। ओके। उम्मीद करता हूँ बुरा नहीं मानेंगे आप। थोड़ा सा ज़रा वेट कर लें बेटा। यहाँ पर हम इस लिक्विड को ले जाके कंप्रेस करेंगे, और जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे वो लिक्विड जो होगा वो वेपर फेस में जाएगा। अपने कम बॉइलिंग पॉइंट के होने की वजह से वेपर्स में चला जाएगा, और जैसे ही वेपर्स में चला जाएगा हम फटाफट इस पिस्टन को तेज़ी के साथ नीचे लेकर आएंगे। जैसे ही ये पिस्टन नीचे की तरफ तेज़ी से आएगा तो आपने कंप्रेशन के साथ अब यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपेंशन, यानी आपने पिस्टन नीचे लाया तो एक्सपेंड हो गया। तो वो वेपर्स जो है उनको जैसे ही एक्सपेंड होने का मौका मिलेगा, वो बेटा अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। और उनकी एनर्जी के कम होने से यहाँ पर एक कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। एनर्जी कम होने से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो वेपर्स होंगे यहाँ पे सारे, वो फॉग की कंडीशन में आ जाएंगे, यानी धुंध टाइप की बन जाएगी। और इस धुंध को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड फॉग या सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। यानी ये हिस्सा जो आपको जहाँ डॉट नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे सुपर सैचुरेटेड वेपर्स बन चुके हैं, और एक फॉग, एक धुंध की शक्ल में। इस सारे धुंध में इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर हमने कम बॉइलिंग पॉइंट वाले ही लिक्विड का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि अगर हम ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड का इंतखाब करेंगे और जब कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता, कम ही बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा और वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज नहीं पहुँच सका, तो ये विल्सन क्लाउड चैम्बर में हम लोग जो काम करना चाहते हैं, सुपर सैचुरेटेड फॉग बनाना चाहते हैं, वेपर्स बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा किसी ऐसे लिक्विड का इंतखाब करें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, ताकि वो जब कंप्रेस हो तो वो बआसानी अपने बॉइलिंग पॉइंट को टच कर जाए। ठीक है। ये एक सवाल भी पूछा गया था, मैंने उसका जवाब भी दे दिया। तो ये जो डॉट आपको यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं, ये सब सुपर सैचुरेटेड वेपर्स है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ से विंडो ओपन कर देनी है। जैसे आप विंडो ओपन करेंगे, यहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन इंटर होगी, यानी अल्फ़ा बीटा गामा रेज इंटर होना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ में जो अल्फ़ा बीटा गामा के सामने अब मॉलिक्यूल्स आएंगे लिक्विड के, वो उनसे टकराएंगे और टकरा के उनको आइंस में कन्वर्ट करने लग जाएंगे। ठीक है। अल्फ़ा भी आयन अच्छे बनाता है, बीटा भी आयन बनाता है, और गामा भी आयन बना ही लेता है। ये बात आप चैप्टर नंबर 19 में मुझसे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर साथ में जैसे जैसे आयन बनेंगे, छोटी छोटी सी रोशनी यहाँ पे इमिट होती है। जब आयन्स बनते हैं तो बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी होती है। उस रोशनी को वाज़े अंदाज में देखने के लिए हम ये खिड़की खोल देंगे। इस खिड़की से रोशनी इंटर होगी, ताकि जो यहाँ पे आयन्स बनने के दौरान हल्की हल्की सी चमक पैदा हो रही, चमक,
उस चमक को ये कैमरा बासानी नोट कर सके, कैप्चर कर सके। तो भाई कैमरा यहाँ से फोटोग्राफ लेना शुरू कर देगा। जैसे हम अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं और फ्लैश ऑन करते हैं ताकि तस्वीर बहुत ज़्यादा अच्छी, क्लियर और साफ आए, तो फिर हम यहाँ से कैमरे के जरिए जो यहाँ पे अंदर चैम्बर में छोटे छोटे फ्लैशेज होने होंगे, बिल्कुल लाइट से फ्लैशेज जो रोशनी की वजह से वाजे हो जाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। और इस तरीके से हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स आएंगे और वो फोटोग्राफ्स हमें अल्फा बीटा गैमा के बारे में बताएंगे। अब मुझे बताएं, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? अब जो क्वेश्चन करना है आप कर लें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ अल्फा बीटा गैमा के, जिससे पता चलता है ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है कर लें। क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही बेटा? कुछ बच्चे मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं जबकि मुझे यहाँ पे मुसलसल शो हो रहा है। बेटा अपना नेट चेक करें, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मामला चल रहा है। सब बच्चों को मेरी आवाज़ वाज़े अंदाज में आ रही है? मैंने यहाँ पे नेट भी चेक कर लिया है। जब भी आपको कभी ऐसी बात हो तो आप प्लीज़ अपना नेट भी चेक करें कि क्या आपके नेट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ मेरी बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही। मैं यहाँ से पीछे से भी चेक कर लेता हूँ। जी मैंने चेक कर लिया टेस्ट करके। अब बेटा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो कीजिए प्लीज़, शाबाश। अभी दरमियान में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अभी मेरे पास आ रहे थे। अब कोई क्वेश्चन है कि आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्लियर हो गई? यस और नो, शाबाश। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, देख लें अच्छी तरह से। ठीक है, असल में दरमियान में मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा था तो कुछ क्वेश्चन जब आ रहे थे तो मैं क्वेश्चन का जवाब दे देता, जाहिर सी बात है, फ़ौरन कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कुछ समझाने के दौरान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। अब बच्चों यहाँ पर आपने एग्जाम में क्या करना है कि नोट्स में ये टॉपिक मौजूद है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखनी है और साथ में अल्फ़ा बीटा गामा के ट्रैक्स के बारे में आपने बताना है। बहुत आसान है। सबसे पहला फोटोग्राफ ये है हमारे पास, इसका एक और फोटोग्राफ है, ये दूसरा फोटोग्राफ है, ये बीटा ट्रैक्स का फोटोग्राफ है और ये तीसरा फोटोग्राफ है। तीनों को आप एक जैसा बना सकते हैं, तो मैंने छोटा बेटा छोटा और थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, ऐसा नहीं है। ये ट्रैक्स अल्फा के होते हैं, लाइक दिस, और ये ट्रैक्स जो होते हैं वो बीटा के होते हैं, लाइक दिस, ऐसे करके। और ये ट्रैक्स जो हैं वो गामा के होते हैं। These are the alpha tracks और these are the beta tracks और these are the gamma tracks। अब हम इनको अल्फा बीटा गामा ट्रैक से कैसे पहचान पा रहे हैं कि यानी मैंने क्यों कह दिया भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, गैमा है? टाइप अगर पेपर में डायग्राम नेसेसरी है, लाजमी बनानी होगी, तीनों ट्रैक्स की बनानी होगी, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड टॉपिक है। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये टॉपिक ज़रा थोड़ा मज़ेदार नहीं जाएगा, डायग्राम लाजमी बनानी है। तो अल्फ़ा के बारे में मैंने क्लास में बताया था, अल्फ़ा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आयोनाइजेशन पावर रखता है बेटा, और वो सबसे अच्छा आइंस में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए अल्फ़ा के रास्ते में जो मॉलिक्यूल आया वो उसे आयन बनाते गया, बनाते गया, बनाते। जब फोटोग्राफिंग की गई है तो ये जो आपके सामने ट्रैक आ रहा है कि ये आइंस बन रहे हैं मुसलसल, और जो चमक पैदा हुई है मुसलसल बगैर किसी जगह ब्रेक के, इसलिए हमने इसको अल्फा ट्रैक्स किया। ये सीधे हाथ पे भी हो सकते हैं, उल्टे हाथ पे भी हो सकते हैं, किसी जानिब भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए ये दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। अच्छा, बीटा की जो ट्रैक्स हैं, जाहिर सी बात है वो आप देखें वो कंप्लीट ट्रैक नहीं है, बल्कि कुछ कुछ जगहों से ब्रेक हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि बीटा जो होता है वो अल्फा के कंपेरिजन इतना अच्छा आयोनाइज नहीं कर पाता। इसी वजह से वो जो ट्रैक बनाता है वो इतने अच्छे ट्रैक नहीं बनाता। तो जहाँ जहाँ ट्रैक बना, आइन बनाया उसने, वो ट्रैक बन गया। जहाँ गैप आ रहा है वहाँ वो ट्रैक यानी आइंस नहीं बन सका। इसलिए ये जितने भी आपको ट्रैक नज़र आ रहे हैं या आइंस बने होंगे, और जहाँ गैप आ रहा है वहाँ आइंस नहीं बने, क्योंकि बीटा का आयोनाइजेशन पावर अल्फा के मुकाबले में बहुत वीक होता है। अब गामा जो है ये एक एनर्जी का नाम है, फोटोन का नाम है। तो गामा जो है बेटा, इसने क्या करना है, इसने मॉलिक्यूल से टकराना है और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ट्रैक बने। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये दूसरे और आयन से टकराते हैं, उनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन्स निकले और आयन्स बने, ये सारा उसका ट्रैक है। और ये सारे ट्रैक जो हैं वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा फोटोग्राफिंग की गई है। ज़्यादातर इसी तरह के ट्रैक्स आते हैं जिससे हम ये फ़र्क कर पाते हैं कि कंप्लीट ट्रैक फॉर अल्फ़ा, ब्रेक जो है वो बीटा, और जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में सीधे टाइप के होते हैं वो गैमा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इनकी नेचर ऑफ चार्ज अलग अलग है, इसलिए इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहती है। क्या आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर समझ में आ गया? ये टॉपिक यहीं तक था, ख़त्म हो गया। सब बच्चों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर है? जितने बच्चे क्लास में एंटर है सब बोल दें शाबाश, यहाँ तक क्या उनको ये टॉपिक समझ में आ चुका है? अब हमने आज ये आइडिया बनाया था कि हम आपको विल्सन क्लाउड और गीगा मूलर दोनों ही करा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी दूसरी क्लास है, उसका टाइम स्टार्ट हो गया है। तो कोई बात नहीं, आज हमने विल्सन क्लाउड करा दिया है, कल इंशाल्लाह आपको गीगर मूलर के बारे में बता देंगे। ये टॉपिक जो है सिर्फ याद करने वाला है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अलग से करें। और अच्छा, तो आप का जो सवाल है, अंदर अगर हीटर लगा दे, देखिए आपने एडियाबैटिक कोई क्यों यूज़ करा है, उसका रीज़न खाली यही है ना कि अगर अंदर किसी तरह की कोई हीट एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो वो वही रहे, उसको ना इंक्रीज़ होने दें ना उसको डिक्रीज़ होने दें। जाहिर सी बात है, यानी जो अंदर हीट एनर्जी का मामला वही रहे। तो अगर हम एक हीटर लगा देंगे तो वो अंदर क्या करेगा, हीट को ज़्यादा कर देगा। जाहिर सी बात है, तो यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हम। और दूसरा ये कि ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स हैं, इनका हीटिंग का मामला ज़रा थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। और ये एक लैब में बनाया हुआ ऑपरेटस है, विल्सन क्लाउड चैम्बर बहुत छोटा सा ऑपरेटस है, तो इसमें हीटिंग का फैक्टर इसी वजह से नहीं रखा गया। अगर इसमें हीटिंग का फैक्टर रखा जाएगा हीटर के ज़रिए, तो अल्फा बीटा गामा की मौजूदगी में हीटिंग का मामला ज़रा थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, मुझे दें इजाज़त। अच्छा, जो सेक्शन बी डायग्राम इंक्लूड है बेटा, डायग्राम लाजमी बनानी है, डायग्राम लाजमी शामिल है। जो सेक्शन बी के स्टूडेंट है उनकी कल क्लास की टाइमिंग 2:15 से 3 है, उन्हें जानते हैं। और कल इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा से आपको अनाउंस करूंगा जिसके अंदर मैं आपको गीगर मूलर ट्यूब या गीगर मूलर काउंटर के बारे में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।